इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो कम हो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, ये बता रहा हूं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में एक बार में जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं दैट इज टाइटल वॉल्यूम, है ना, कि एक बार में कितना लिया। तो नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम जो है वो 500 ml होता है कि एक बार में हम इतनी एयर लेते हैं और छोड़ते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व रहता है कि कितनी और ले सकते हैं, तो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। कितनी और छोड़ सकते हैं नॉर्मल छोड़ने के बाद, तो वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम वो है जो कभी हम सांस लेने छोड़ने में यूज नहीं करते। तो ये वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, कि हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अब मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है उसके पैरामीटर्स क्या क्या है। ठीक है, ये टाइटल वॉल्यूम में आपको पता है कि 500 ml एक बार में लेते हैं छोड़ते हैं। नॉर्मल होता है 5 to 8 ml पर kg। ठीक है, तो आपको किसी का कैलकुलेट करना है कि इसको टाइटल वॉल्यूम जो आप सेट करते हैं उसमें देने के लिए कोई सा वेंटिलेटर की स्क्रीन में या फिर नीचे जो हमने देखा उसमें प्रेशर पकड़, तो कितना हमको टाइटल वॉल्यूम सेट करना है वो हम 5 to 8 ml पर kg के हिसाब से सेट करते हैं। वेट किसी का ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा, कम है तो कम रहेगा। वाइटल कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया कि कितना वो ले सकता है और कितना बाहर निकाल सकता है। ठीक है, फंक्शनल रेस्पिरेटरी रेट आपको 12 से 20 रखना है। मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर जो है जिसमें ज़्यादा बता रहा है वो 40 से 50 रखना है। मिनट वेंटिलेशन मतलब 1 मिनट में कितनी बार, मतलब अगर वो 20 बार ब्रेथ दे रहा है तो ये है कि टाइटल वॉल्यूम 500 के हिसाब से 5 से 8 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा। इसके अलावा अगर किसी का CO2 35 से 45 mmHg है, ABG में बदलता है, तो आपको वेंटिलेटर लगाना है। और अगर PaO2 75 से 100 है तो आपको लगाना है। दो टाइप के मैकेनिकल वेंटिलेटर हैं, वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल मतलब अपन टाइटल वॉल्यूम जो दे रहे हैं, ऑक्सीजन जो दे रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उस वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, तो वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं। और अगर हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं कि कितनी प्रेशर से दे रहे हैं, तो उसको प्रेशर कंट्रोल बोलते हैं। ये जो हमने अभी इसमें देखा एम्बुलेंस में, वो प्रेशर कंट्रोल है। ठीक है, उसमें 40 to 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के प्रेशर से हम ब्रेथ देते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन अपन दो टाइप से दे सकते हैं, एक तो इन्वेजिव होता है, एक नॉन इन्वेजिव होता है। जो मास्क लगाते हैं वो नॉन इन्वेजिव है, और जो इंट्यूबेट करते हैं वो इन्वेजिव है। तो NIV जो लगाते हैं वो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर में प्रेशर रहता है या बाई लेवल होता है, और इसमें 3 टाइप के रहते हैं इन्वेजिव में। तो ये पूरा फंक्शन होता है वेंटिलेटर का। इसमें क्या होता है कि एक तरफ पेशेंट है, ये पेशेंट को हमने कनेक्ट कर रखा है एक ट्यूब से, ये लास्ट पेशेंट है इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। ये यहाँ पे डिमांड वॉल है, वहाँ पे एक्सपिरेटरी वॉल है। पेशेंट क्या करेगा, जब इंस्पायर करने की कोशिश करेगा तो ये डिमांड वॉल खुल जाएगा और उस तक ऑक्सीजन चली जाएगी। ठीक है, और फिर वो जब एक्सपायर करेगा तो एक्सपिरेटरी लिंक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या है कि 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वो खुद से ब्रीथ कर पा रहा है तो हम उसको SIMV या ACMV मोड जो होता है उस पर रखेंगे, और अगर खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो VCV मोड पर रखेंगे। कोई सा भी वेंटिलेटर हो इसका फंक्शनिंग यही रहता है। ठीक है, ये एक होता है पीक पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। उसमें क्या होता है कि पेशेंट ने यहाँ से सांस ली, फिर उसको छोड़ा। ठीक है, तो पीक होता है एंड एक्सपिरेटरी, मतलब एक्सपिरेशन के बाद भी प्रेशर लंग्स में बना रहे। उसके लिए क्या करते हैं कि ये एक्सपिरेटरी वॉल जो है वो पूरी ब्रेथ आउट होने से पहले बंद हो जाता है। तो क्या रहेगा कि कुछ एयर जो है अंदर ही लंग्स में बनी हुई रहेगी और प्रेशर कुछ बना रहेगा अंदर लंग्स में, ताकि जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स नहीं। तो वो एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है, तो जैसे ही वो एक्सपिरेशन करता है तो उसी टाइम में ये वॉल बंद हो जाता है, तो वो एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर बना हुआ है। तो हमको इन्हीं सब की सेटिंग जो है वो वेंटिलेटर में करनी होगी। अब ये अलग अलग कॉजेज हैं
COPD हो सकता है, ARDS हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। हीमोडायनेमिक्स में ये कुल मिला के इसका ये मतलब है कि प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम हो जाता है। तो वेंटिलेटर लगाने से BP फॉल हो सकता है। ये जनरल सपोर्ट ड्यूरिंग वेंटिलेशन, ठीक है, वो सिडेशन करते हैं पहले पेन किलर देते हैं। और इमोबिलाइज पेशेंट है, अगर कोई मूवमेंट नहीं है, पैरालाइज पेशेंट है, तो उनको इंपेयरिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। एयर पैड लगाते हैं, PPI देते हैं या ST रिसेप्टर ब्लॉक देते हैं और प्रोकाइनेटिक देते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट बाय एंडोक्राइन। अब ये इसमें इन्वेजिव वॉल्यूम प्रेशर वेंटिलेटर में CMV हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें ये होता है कि वेंटिलेटर जो है वो आपने पहले से जो टाइटल वॉल्यूम सेट किया है कि एक इतने रेस्पिरेटरी रेट पे 16 या 18 में मेरे को इतना टाइटल वॉल्यूम देना है पेशेंट, ठीक है, तो वो दे देता है इररेस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट्स रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। मतलब अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो रेस्पिरेटरी एफर्ट भी नहीं है उसका, तो भी अपन ने 16 पे अगर सेट किया है रेस्पिरेटरी रेट और टाइटल वॉल्यूम 500 पे, तो वो 16 पे उसको दे देंगे। तो ये अपना होता है DCV मोड। इसको लगाते हैं कि अगर पेशेंट को फाइटिंग कर रहा है अगर वेंटिलेटर से या सीजर एक्टिविटी है, क्रशिबिलिटी है, पर इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमने सेट कर दिया है कि कितने ब्रेथ जो है पेशेंट को मिलेंगे। अगर वो खुद से देने जाएगा तो उसको बायोट्रॉमा मतलब एयर से जो ट्रॉमा हो सकता है वो हो सकता है, वो सिंक्रोनी नहीं रहती है पेशेंट और वेंटिलेटर। ये होता है एक आपको पता है कि प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन जो आपको कोई पता है प्रेशर कंट्रोल, तो उसमें प्रेशर अपन सेट कर देते हैं कि इतने ये सेट प्रेशर पे इतने टाइम में जो है इतनी ब्रेथ मिलती रहेगी, ठीक है। जो अपन ने यहाँ में देखा था कि इतना आपने प्रेशर सेट कर दिया, इतना टाइम साइकिल कर दिया कि हर 5 सेकंड में जो है इसको 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के प्रेशर से ब्रेथ मिलेगी, ठीक है। तो 12 ब्रेथ पर मिनट आपने सेट कर दी कि इतनी इसको इतने प्रेशर से मिलनी है, ठीक है। तो इसमें आपने प्रेशर सेट कर दिया, इसलिए इसको एयर से जो ट्रॉमा बायोट्रॉमा होता है वो कम होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बेटर रहेगा एल्वेलाई में एयर का। इसमें भी पेशेंट जो है एसिंक्रोनी हो सकती है कि पेशेंट जब लेना चाह रहा है तब वो ले नहीं सकता है, इसलिए वो उसको पेशेंट और वेंटिलेटर के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। ये होता है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन जो अपन NIV वगैरह में देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब सांस लेने चाहता है, ठीक है, तो उसके साथ वेंटिलेटर भी अपना प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। तो वो जितनी देर तक खुद ले पाएगा वहाँ तक तो ठीक है, बाकी उससे ऊपर के प्रेशर से वेंटिलेटर उसको ब्रेथ डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो इसमें भी आप पेशेंट से ट्रिगर्ड है वो उसका रेस्पिरेशन और कितनी देर में देना है और कितने प्रेशर में देना है ये अपन सेट कंट्रोल कर सकते हैं। और पेशेंट कितनी ब्रेथ अगर ले पा रहा है तो उसका अपन NIV पे रखते हैं और प्रेशर सेट कर देते हैं कि इतना प्रेशर इसको मिलना ही चाहिए। एक होता है SIMU मोड, ठीक है। ये सिंक्रोनस इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। तो ये क्या करता है कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग को, पेशेंट के वर्क ऑफ ब्रीदिंग को कम करता है। कैसे करता है कि जैसे ही वो इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो ये साथ में खुद भी ऑक्सीजन एयर जो है वो डिलीवर करता है। तो क्या होता है कि पेशेंट का जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट बनी हुई रहती है क्योंकि पेशेंट स्पॉन्टेनियस खुद ब्रेथ कर रहा है, चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन बना हुआ रहता है। तो आपको वीनिंग में मतलब वेंटिलेटर से हटाने में आसानी रहती है, ठीक है। नहीं तो मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है अगर ज़्यादा देर तक वेंटिलेटर पर रहता है पेशेंट। ये होता है असिस्ट कंट्रोल। इसमें ये होता है कि वेंटिलेटर पेशेंट को असिस्ट करता है एक स्पेसिफिक टाइटल वॉल्यूम पे कि आपने इतना 500 टाइटल वॉल्यूम जो है उसका सेट कर दिया है। अब पेशेंट लेने लगेगा, मान लो पेशेंट 300 में नहीं ले पाया तो बाकी का 200 में जो है वेंटिलेटर से मिल जाएगा उसको। तो ये असिस्ट या तो असिस्ट करेगा कि अगर वो आप 300 ही ले पाया तो 200 ही दे देगा, या फिर कंट्रोल करेगा कि पूरी 500 दे देगा। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी असिस्ट कंट्रोल दे सकते हैं आप
कि अगर अनकॉन्शियस है तो भी 60 ब्रेथ पर मिनट आपने सेट कर दिया है 500 टाइटल वॉल्यूम पे, तो पेशेंट अगर 200 ही ले पा रहा है तो ये बाकी का 300 दे देगा। अदरवाइज और अगर पेशेंट बिल्कुल नहीं ले पा रहा है तो भी ये 500 तो देगी। तो ये असिस्ट और कंट्रोल वेंटिलेशन चलता है। इसमें रेस्पिरेटरी रेट सेट करती रहती है। इसमें एडवांटेज ये रहता है कि पेशेंट का वर्क और ब्रीथिंग कम हो जाता है, उसको वेंटिलेटर से सिंक्रोन नहीं रहती है ना, कि जितना वो ले पा रहा है बाकी का तो ये दे ही देगा। इसमें कहीं पे एल्वियोलाई में हाइपर वेंटिलेशन होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको पता है। बीच में ना आपको पता है ये कि एयरवे प्रेशर जो है वो मिनिमल एक जो है वो बना के रखना है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई जो है वो कम प्रेशर पे कोलैप्स हो सकती है, तो एक मिनिमम एयर प्रेशर बना के रख के जो रखते हैं उसको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ऑक्सीजनेशन बढ़ता है इससे। इनवर्स रेशो वेंटिलेशन, मैंने जैसा आपको बताया कि ARDS का भी पेशेंट जैसे कोविड में हुआ था, न्यूमोनिया हो रहा था, ARDS हो रहा था, तो जो वेंटिलेटर हम ICU में यूज़ करते हैं उसमें IE रेशो रहता है, इंस्पिरेशन इसको एक्सपिरेशन रेशो। नॉर्मली 1 सेकंड का इंस्पिरेशन रहता है, 2 से 3 सेकंड का एक्सपिरेशन रहता है, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन 2 सेकंड तक होगा, एक्सपिरेशन 1 सेकंड हो जाएगा। तो ARDS के केसेस में हम ये इनवर्स रेशो वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। तो इंट्रापल्मोनरी शंटिंग कम होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन बेटर होता है और डेड स्पेस कम होती है। और बेरोट्रामा मतलब एयर से ट्रॉमा बढ़ सकता है। इंडिपेंडेंट लंग वेंटिलेशन मतलब एक लंग में अगर अपने को एक अगर डिस्ट्रॉयड लंग है, एक लंग अगर खराब है तो एक ही लंग का वेंटिलेशन करते हैं, उसको सिंगल लंग वेंटिलेशन बोलते हैं। एक तरफ PV2 डाल के उसी को वेंटिलेट करते हैं। एक होता है CPAP जो हम ICU में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर का प्रेशर जो है वो बना हुआ रहता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। तो ये भी ट्यूब जनरेट करने के लिए एक पाइप होता है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रेशर होता है वो अलग अलग सेट होता है। तो ये तो स्लीप एपनिया के पेशेंट में यूज़ करते हैं, इधर नॉन यूज होता है। अब NIV कब तक यूज़ करते हैं? हाइपर कैप्निया है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर डिस्निया टेकिपनिया का अगर पेशेंट ऑक्सीजनेशन फेलियर है, जिसका सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो उसको NIV लगाते हैं, तो उसको तब NIV लगाना है। NIV कब नहीं लगाना है? अगर किसी को रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अपर एयरवे में कोई प्रॉब्लम है या वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसको NIV नहीं लगाना। पल्स ऑक्सीमीटर बताया आपको, फिंगर टिप पे लगा सकते हैं, ईयर लोब पे, फोरहेड पे। ये लाइट एब्जॉर्प्शन से जो है वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेजर करता है। उसके अलावा कुछ पॉइजनिंग होती है, मेथेनोलूमिया होता है, इसमें आपको SpO2 की रीडिंग जो है वो कम ही मिलेगी, भले कितना भी आप ऑक्सीजनेशन कर रहे हो। कार्बन मोनोऑक्साइड में हो सकता है ऐसा। कंडीशन से इसके बाद ट्रबल शूटिंग, अगर अचानक से SpO2 कम हो रहा है पेशेंट का, या ब्रेथ साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड एक तरफ, मतलब अगर आपको SpO2 कम है बहुत सडन, तो आपको स्टेप लगा के चेक करना है। अगर एक तरफ लंग साउंड नहीं आ रहा है तो उसको न्यूमोथेरेक्स हो सकता है, या फिर म्यूकस ब्लॉकिंग हो सकती है एक किसी ब्रोंकाइट मतलब आपके ट्रेकिया में, ठीक है, या फिर कंप्लीट एटलेक्टेसिस, पूरा लंग जो है वो पिचक गया हो, ये भी हो सकता है, इसलिए सडन फॉल हो सकता है, ठीक है। ये न्यूमोथेरेक्स और ये बाकी सब चीज़ें तो एक्सरे में ही मालूम पड़ेगी, ठीक है। अगर पेशेंट फाइट कर रहा है वेंटिलेटर से कि वो वेंटिलेटर पे नहीं रह पा रहा है, तो उसके क्या क्या कॉल्स हो सकते हैं? एक अनलिमिटेड पेन हो सकता है, यूजुअली जो इंटीमेटेड पेशेंट है बोल नहीं सकता है, तो आपको क्या क्या चेक करना है, तो उसको कोई इंजरी का पेन तो नहीं है, या सर्जिकल सर्जरी हुई है या ट्रॉमा है तो उस टाइप का पेन तो नहीं है, ठीक है। उसको
मतलब ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट या कम तो नहीं है और टाइटल वॉल्यूम ज़्यादा तो नहीं है, ये देख के रखें। वीनिंग मतलब वेंटिलेटर से हटाना कब है, ठीक है, जब लंग इंजरी स्टेबल हो जाए, ठीक है, आपको ज़्यादा बीप नहीं देना पड़ रहा हो, FiO2 जो ऑक्सीजन है 50% ऑक्सीजन से कम दे रहे हो, BP पल्स नॉर्मल है, ठीक है, और कोई भी वैसोप्रेशर नहीं चल रहा हो, नॉरेट डोपामिन सब बंद हो गया हो और खुद से सांस ले रहा हो, तब आपको वीनिंग के लिए ट्राई करना है। अब वीनिंग मतलब कब एक्सट्यूबेट करना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 से ऊपर होना चाहिए, कोई एसिड बेस डिस्टर्बेंस नहीं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, और ये बाकी तो इसमें आपको एक ट्रायल लेना है। सबसे पहले वीनिंग से पहले टी पीस पे जो रखते हैं, वेंटिलेटर से हटाने से पहले टी पीस पे रखते हैं, उस पर टी पीस पे आपको ऑक्सीजन के साथ 30 मिनट के लिए देखना है। अगर 30 मिनट तक टॉलरेट कर रहा है वो, तो आपको एक्सट्यूबेट कर देना है। अगर 30 मिनट तक विदाउट वेंटिलेटर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो आपको वापस वेंटिलेटर पर डालना है, फिर अगले दिन ट्राई करना है आपको एक्सट्यूबेट करना है। तो ये 30 मिनट तक आपको जो है वेंटिलेटर से टी पीस पे रख के देखना है, किसी को भी वेंटिलेटर से हटाने से पहले, ठीक है। अब किसी का वेंटिलेटर हट ही नहीं पा रहा है ना, फिर डिपेंडेंट हो गया है, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सेंट्रल ड्राइव मतलब सीनेस के लेवल पे अगर उसकी ड्राइव खत्म हो गई, या फिर डायफ्राम में पैरालिसिस हो गया, ठीक है, या फिर जो वेंटिलेटर की जो मसल्स हैं उनको जो है कार्डियक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, मतलब ब्लड की कम रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि उनका सारा वर्क जो है वेंटिलेटर हो जाता है, इसलिए भी आप वीनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी में चले आप वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई नार्कोटिक एनालिसिस किए हों तब हम वीन नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर लगाने के एयर से जो ट्रॉमा होता है वो हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ट्रेकिया का स्टेनोसिस हो सकता है, ड्यू टू जो एटी ट्यूब हम डालते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, नॉर्मली 10 ml जो एयर अपन डालते हैं उससे ज़्यादा अगर आप डाल दोगे तो ट्रेकिया में स्टेनोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा का, स्टेप ऑरियस का, तो उसके लिए पेप्टाल देते हैं। एक हाइपोटेंशन हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन कि आपने वेंटिलेटर लगाया और बीपी फॉल होने लग गया, तो वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए आपको IV फ्लूइड देना है, और GI में स्ट्रेस अल्सर हो सकता है। एक वेंटिलेटर अलार्म आपको बताया कि अलार्म जो है वो बजता है उसमें, तो किस किस कंडीशन में अलार्म बज सकता है, तो AC का अगर पावर लॉस हो गया है, AC मतलब उसका जो करंट है उसका पावर लॉस, एपनिया है, कोई सर्किट डिसकनेक्ट हो गया है, या तो आपका जो ET ट्यूब है वो खुल गई है, या फिर वेंटिलेटर से डिसकनेक्ट हो गया उसका कनेक्शन, तब अलार्म हो सकता है कि बजे। हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, टाइटल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, 1 मिनट का वेंटिलेशन जो आपने सेट किया है उससे कम ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो, मतलब 25 से ज़्यादा, या बहुत कम हो, मतलब 10 से कम, तो अलार्म जो है वो बजता है, ठीक है। हाई बीप हो जाए कि प्रेशर अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा अगर, तो अलार्म बजता है, और लो बीप हो जाए, मतलब जितना बीप रहना चाहिए नॉर्मली उससे कम हो जाए तो अलार्म बजता है, ठीक है, ये बताना। और कुछ पूछना है?